हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावना साहनी एंड आई एम बैक विद माय थर्ड वीडियो जिसमें मैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट वाला चैप्टर कवर करवाऊंगी। यूनिट 1 का चैप्टर 3 एंड 4 है। आज की वीडियो में जो हम करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट की कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 वीडियो में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट और न्यूमेरिकल कंसेप्ट को आप अलग अलग समझ पाए और ढंग से समझ पाए। अगर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने किसी भी टॉपिक पे क्लासेस लेनी है, क्रैश कोर्स करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और माई डिटेल्स आर गिवन बिलो इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जो मैं आज थ्योरी कवर करूँगी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस थ्योरी को ढंग से कर लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ये जो मैंने आज थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करी है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट की, यहाँ पे आप उस चैप्टर का 80 to 90% चीज़ें कवर कर रहे हैं, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चंस टुडे एज यूजुअल। हमेशा से मैं 1 मार्कर से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हम अच्छे से याद रखना, हम नेशनल इनकम की आज पूरी की पूरी थ्योरी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ कवर नहीं करवा रही क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा एंड यू हैव टू स्टडी रियली वेल टू गेट योर मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी विच रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, आपने एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जो रिड्यूस करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपने 2 तरह की एक्सटर्नलिटी के बारे में पढ़ा था, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और जो वेलफेयर को रिड्यूस कर रहा है लोगों की, वो कौन सी एक्सटर्नलिटी हुई? वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की क्या है, राइट। व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ वन रिजल्ट इन हार्म टू द अदर्स, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, जिसके रिजल्ट की वजह से किसी और को हार्म हो रहा है, ठीक है, विद नो पेमेंट मेड फॉर द हार्म डन, और जो हार्म हुआ है उसकी कोई पेमेंट नहीं करी गई, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है, जिसके रिजल्ट की वजह से किसी और पर्सन को हार्म हो रहा है और उस हार्म का कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा उस पर्सन को, राइट, उसके हार्म की कोई पेमेंट नहीं मिल रही उस अदर पर्सन को, तो हम इस एक्सटर्नलिटी को कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड एट द सेम टाइम क्रिएट्स वाटर एंड एयर पोल्यूशन, राइट। ऑब्वियसली factory is producing goods. What is the activity of the factory? That it is producing good, but it is harming our environment. It is creating water and air pollution at the very same time, right. Production of goods increases welfare, but at the same time pollution reduces the welfare, right. Production of goods जो है उससे लोगों का welfare तो बढ़ रहा है, लोगों को goods और services easily मिल रही है, but इसी टाइम पे हमारा pollution harm हो रहा है, ठीक है, and it is not good for our environment, it is not good for us, right. So when activities of one result in harm to the others with no payment made for the harm done, such activities are called negative externalities. For example, factories produces good, but at the same time it creates water and air pollution. Production of good increases the welfare, but at the same time the pollution reduces the welfare, राइट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपने नॉमिनल जीडीपी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year as estimated using the current year prices. It is also called GDP at current prices, राइट। आपने नॉमिनल जीडीपी निकालना है। सबसे पहली चीज, नॉमिनल जीडीपी में हम क्या देखते हैं? मार्केट वैल्यू, राइट। सेकेंड चीज, किसकी मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूस्ड वेयर? प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द financial year or fiscal year. You might be knowing financial year होता है from April to March, 1st April to 31st March, right. And it is estimated using the current year price. कैसे estimated किया जाता है? current year price लेके, ठीक है। It is also called GDP at current price, ठीक है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू दिस बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी है मार्केट वैल्यू,
राइट। किसकी मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू है फाइनल goods and services की, right? And where these goods and services are produced, these goods and services are produced within the domestic territory of a country when during a financial year, right? During a financial year, and it is estimated using the current year price, and it is also called as GDP at current price, right? Next, what do you mean by real ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अब जीडीपी दो तरह की हमने पढ़ी हुई है, एक नॉमिनल जीडीपी जिसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, और उसको एस्टिमेट किया जाता है यूजिंग द करंट ईयर प्राइस, हम उसे जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आपने पढ़ना है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? अगेन मार्केट वैल्यू है, ठीक है? किसकी मार्केट वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। then where it is produced within the domestic territory of a country when it is produced during the financial year, ठीक है? it is, बस डिफरेंस क्या है दोनों में? जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करंट प्राइस से एस्टिमेट की जाती है, और जो रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो नॉमिनल प्राइस दैट इज बेस ईयर से, सॉरी नॉट नॉमिनल प्राइस, बेस ईयर प्राइसेस से करी जाती है एस्टिमेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है वो करंट प्राइस से एस्टिमेट करी जाती है, और जो रियल जीडीपी है वो बेस प्राइस से एस्टिमेट की जाती है, ठीक है? सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? हम मार्केट वैल्यू देखते हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? The difference is nominal gross domestic product is seen at estimated at current price, real gross domestic product is estimated at base year price, right? And the second difference is that nominal gross domestic product is also called as GDP at current price, and real domestic product, gross domestic product, is known as GDP at constant price, right? Next is define domestic product. Domestic product क्या होता है? Value of all factor incomes, ठीक है? फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो फैक्टर सर्विसेज हमें दे रहे हैं, कौन दे रहा है हमें फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब वो हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो हम उनको कुछ पेमेंट भी तो देंगे, ठीक है? तो वो उन पेमेंट को बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। किस फॉर्म में हम पेमेंट देते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड को रेंट, ठीक है? लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है? तो जो वैल्यू है इन सारी फैक्टर इनकम की जो जनरेट हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, हम फिजिकल ईयर भी बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है? सो जितनी भी वैल्यू है हमारे सारी फैक्टर्स इनकम की जो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जनरेट हुई है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? बेसिकली हम इसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुए? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर within the domestic territory of a country is termed as domestic product, और उनसे जो इनकम जनरेट हुई है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है? समझ आया? सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ इनकम लिख रही हूँ, ठीक है? राइट। और इन्हीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमारी फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम जनरेट होती है, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? Transferred payments are all those unilateral payments corresponding to which there is no value addition in the economy. Example, gift, donation, ठीक है? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, पेमेंट है एक तरीके की। कौन सी पेमेंट है? यूनिलेटरल पेमेंट है, मतलब सिर्फ इसमें एक पार्टी का रोल है, एक पार्टी दे रही है उस, और दूसरी पार्टी जिसको मिल रहा है वो इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा। यूनिलेटरल, यूनि मतलब सिंगल रोल, ठीक है? ट्रांसफर पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग अ डोनेशन टू एक्स, ठीक है? तो एक्स इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो ये जो मैंने एक्स को दिए वो ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ठीक है? आई एम गिविंग गिफ्ट टू समवन, राइट? आई एम गिविंग गिफ्ट टू समवन,
तो इस उस गिफ्ट के रिटर्न में मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, सो दैट इज ऑल्सो यूनिलेटरल पेमेंट आई हैव डन। फॉर एग्जाम्पल सगन दिया जाता है शादी में, सगन दिया जाता है घर वाले देते हैं बर्थडे पे, तो दैट इज द ट्रांसफर पेमेंट, वो यूनिलेटरल है, आप उनको वापस नहीं करते हो इन रिटर्न समथिंग, राइट। सो दीज आर द वन मार्क क्वेश्चन विच इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे ना, जो मैं अभी इस पूरी वीडियो में डालूंगी, दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें आपका बहुत सारा जो वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीटली कवर हो जाएंगे जो आपने 100% करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एक्सटर्नलिटी, अभी मैंने आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब एक्सटर्नलिटी क्या होता है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद आपने एग्जांपल देना है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, ये भी हम एक तरीके से कवर कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एक्सटर्नलिटी इज रेफर टू द बेनिफिट्स और हार्म। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है तो हमें हार्म होगा, राइट। तो एक्सटर्नलिटीज क्या है, या तो बेनिफिट है या हार्म है, ठीक है। जो फर्म को हो रहा है या इंडिविजुअल को हो रहा है, या जो फर्म कर रहा है या इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है, टू अनदर पर्सन और फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म को कर सकता है, एक फर्म दूसरे इंडिविजुअल को कर सकता है, एक इंडिविजुअल एक फर्म को कर सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को भी कर सकता है, मतलब एनी बेनिफिट मेड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल टू अनदर पर्सन फॉर विच दे आर नॉट पेड, बेनिफिट्स के लिए भी पेड नहीं हो रहा, हार्म के लिए भी पेड नहीं है, तो उन्हें एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नलिटी क्या है, की पॉइंट्स बेनिफिट्स है या फिर हार्म है, तो और वर्ड बीच में बहुत जरूरी आएगा, ठीक है। बेनिफिट्स और हार्म अ फर्म और इंडिविजुअल, जो एक फर्म और इंडिविजुअल, ठीक है, किसी और को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, कॉजेज टू अनदर, ठीक है, फॉर विच नो नो पेमेंट इज मेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी, राइट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, रिवर, अब एग्जाम्पल देना है, ठीक है, ऊपर भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 2 एग्जाम्पल और है यहाँ पे। रिवर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय एन ऑयल रिफाइनरी हैज डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, राइट। रिवर पोल्यूशन एक इंडस्ट्री है, मतलब ऑयल रिफाइनरी एक इंडस्ट्रीज है, वो फर्म है, वो जो फर्म है उसकी वजह से हार्म हो रहा है, क्या हार्म हो रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है, और इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ पे हो रहा है, इनफैक्ट जनरल पब्लिक को भी हो रहा है, बिकॉज वो रिवर पोल्यूशन स्प्रेड कर रहा है, एंड इट इज not good for anybody, right, neither for aquatic life nor for the common people, right. Next, it reduces the overall welfare of the society and creates negative externality, अब इससे क्या हो रहा है, overall welfare खत्म हो रहा है, सोसाइटी का रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बन रही है, right. I hope I'm clear with this question. I'm reading it this again. Externality refers to the benefit or harms a firm or an individual causes to another for which they are not paid. Example of negative externalities are river pollution created by an oil refinery has disastrous effect on aquatic life. It reduces the overall welfare of the society and creates a negative externality, right. So my next question is, what are externalities? Again, repeated, give an example of positive externality, ये हमने अभी तक नहीं किया, and its impact on welfare of the people, right. definition same होएगी, definition क्या है, benefit या harm, एक फर्म और इंडिविजुअल किसी और को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए वो दे आर नॉट पेड, ठीक है, जिसको बेनिफिट और हार्म हो रहा है, दे आर नॉट पेड फॉर दैट बेनिफिट और दैट हार्म, दैट थिंग इज रेफर्स टू द एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, वैसे ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आई टोल्ड यू एक्सटर्नलिटीज ऑफ 2 टाइप, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था वीडियो स्टार्ट करते, ठीक है। अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म is making a decision does not receive full benefit of the decision, right. अब जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कब आती है, जब एक इंडिविजुअल या फिर फर्म एक ऐसा डिसीजन में ले रहा है जिसकी वजह से उसको फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब सच डिसीजंस, ठीक है, ड्यू टू विच दे आर नॉट रिसीविंग द फुल बेनिफिट, ठीक है। एग्जाम्पल, इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम गेटिंग अ डिसीज,
ठीक है। अब इम्यूनाइजेशन की वजह से क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, सो दैट इम्यून सिस्टम विल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग अ डिसीज, बट has the effect or positive effect of the individual not being able to spread the disease to the other. ठीक है, but has the positive effect of the individual, और इसका positive effect क्या है, immunization strong है, ठीक है, that means you're preventing themselves from getting a disease. ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि वो जो इंडिविजुअल है ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्प्रेड दैट डिसीज टू अदर. इट इन्हांसेस द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. ठीक है, पूरी सोसाइटी में वेलफेयर सब स्प्रेड कर रहा है और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को क्रिएट कर रहा है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, वो बेनिफिट्स और हार्म जो एक इंडिविजुअल किसी और को या एक फर्म किसी और को दे रहे हैं, फॉर विच दे आर नॉट paid. Individual and firm is not paid for giving that benefit or harm to the other person. ठीक है, समझ आया. और जो ये एक्सटर्नलिटीज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वही होगी, वो डिसीजन जिसकी वजह से बेनिफिट हो रहे हैं सोसाइटी में. राइट, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन से क्या हो रहा है, इट इज प्रिवेंटिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम गेटिंग अ डिसीज. बट इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल है इज नॉट एबल टू स्प्रेड द डिसीज. ठीक है, एंड इट इज एनहांसिंग द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. राइट, सो सोच लो एक्सटर्नलिटीज वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर लिमिटेशन इन टेकिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं एज एन इंडेक्स फॉर वेलफेयर, तो उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो उसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्यों है. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस. द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहाँ होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में. ठीक है, द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस विच टेक प्लेस इन इनफॉर्मल सेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उसको हम जीडीपी में कंसिडर नहीं करते सिंस मनी इज नॉट बीइंग यूज्ड. क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये रीज़न में भी आ सकता है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते. वन मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मनी यूज नहीं हो रहा सिंस मनी इज नॉट बीइंग यूज्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ अ हाउस वाइफ. ठीक है, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी. ठीक है, किचन, गार्डनिंग, etc. These services are given by housewife. A mother teaching her own child, she will not get money for that. She is doing it just out of love, right? So these are the non-monetary exchanges. ये informal sectors में होते हैं and उसकी calculation GDP में नहीं होती है, right? This result in underestimation of GDP. ठीक है, hence GDP calculated in the standard manner may not give us a clear indication of the productive activity and actual welfare of the country. ठीक है, इसी रीजन की वजह से जो GDP कैलकुलेट की गई है, ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मैनर में, इट इज़ नॉट गिविंग अस द प्रॉपर इंडिकेशन कि कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हम उसमें नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस एक्टिविटीज़ का कोई आइडिया नहीं है. अगेन इट इज़ नॉट टेलिंग कि एक्चुअल वेलफेयर कितना हो रहा है कंट्री को, बिकॉज अगेन इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. Right, then here comes question 9, numerical. I told you next video, right? Then here comes another question. Let's start this question. Explain how distribution of gross domestic product is a limitation in taking gross domestic product as index welfare. Again the same question is repeated in the different form. ठीक है, जब बच्चे बोलते हैं घुमा के क्वेश्चन आ गया, हमें आंसर नहीं पता, तो जो अभी मैंने क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन किया था ये भी घुमा के आ गया. एक्सप्लेन करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डिसएडवांटेज क्यों है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में. ठीक है, अगर जीडीपी राइज हो रहा है शार्पली, ठीक है, इट मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट द वेलफेयर. इससे हमें वेलफेयर का नहीं पता लगेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज जीडीपी इसलिए राइज हो रहा है. ठीक है, in the hands of few individual or firm leading to increase inequality of income and wealth. ठीक है, अब जो जीडीपी राइज हो रहा है, ठीक है, इस वजह से जो रिच पीपल है दे आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर पीपल आर गेटिंग मोर पुअर. बेसिकली रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा था इससे पहले, इसमें हमने
पढ़ा था कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर लिमिटेशन इन टेकिंग, जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी को, ठीक है, इंडेक्स वेलफेयर में लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो लिमिटेशन में क्यों आता है, ठीक है, समझ आया। क्योंकि इसमें आप ये बोलोगे जो हाउसवाइफ दे रही है या जो भी एक्टिविटीज आउट ऑफ लव की जाती है उसे हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस दे रहे हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ लव एक्टिविटी करी जाती है उसमें पैसे नहीं आते हैं, एंड दीज आर बेसिकली परफॉर्म्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, और जिसकी वजह से हम एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं एस्टिमेट कर पाते हैं और एक्चुअल वेलफेयर नहीं कर पाते एस्टिमेट हमारी कंट्री का। अब ये वैसे ये क्वेश्चन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, जीडीपी का, ये लिमिटेशन क्यों कंसिडर किया जाता है जब जीडीपी को हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, जब जीडीपी इंक्रीज होती है, व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस, ठीक है, एकदम से जीडीपी राइज हो गई और शार्पली राइज हुई है, इफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग शार्पली, ठीक है, इसमें हमें वेलफेयर का नहीं पता लग रहा, क्यों, जीडीपी हो सकता है इसलिए हमारी राइज हो रही हो क्योंकि जो फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, उनका उनका वो फर्म और फैक्ट्रीज ज़्यादा चल रही हो, इस वजह से हमारी जीडीपी राइज हो रही है। बट वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, दे आर इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल और फर्म्स, ठीक है, दे आर गेटिंग मोर रिचर, सो बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है इनकम और वेल्थ की, ठीक है, पुअर और रिच का गैप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, पुअरर आर गेटिंग मोर पुअरर एंड रिचर आर गेटिंग मोर रिचर। राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, if the gross domestic product of a country is rising sharply, it may not necessarily indicate the welfare, इससे हमें वेलफेयर का नहीं पता चलता, क्यों, this is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of few individual firms and it leads to increase in inequality of income and wealth, right, that is the gap between the income of rich and poor widens, gap बढ़ता जा रहा है, which does not indicate the increase in the welfare, right। Next question, how can externality be a limitation using GDP as an index of welfare, ठीक है, अब GDP as an index of welfare लेते हो तो externalities उसका limitation क्या है। अब यहाँ पे देख लो हमने almost 3 limitations cover कर लिया, अगर ये भी question आता है कि what are the limitations while you are using GDP as index of welfare, ठीक है, तो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नलिटीज जो अभी हम करेंगे, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, राइट। अब ये देखो, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, जीडीपी बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, राइट। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है सोसाइटी में तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन एज वेल, वही वहाँ पे पेड़ वेड़ कट के आप वहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हो, राइट। एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो रिजल्ट इन हाउसिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो ऑन द होल वेलफेयर तो हो रहा है, ठीक है, कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बट ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का वेलफेयर है, इट डिक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, right, here the welfare of our society is ignored while we calculate GDP, right, so we can say that externality is a limitation when we are using GDP as an index of welfare, जब हम GDP use कर रहे हैं as an index of welfare तो externality is the limitation, वाई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, but it is causing problem to us, it is causing air pollution, it is causing water pollution, soil pollution, deforestation, housing problem, accident, increase in road accidents, ठीक है, समझ आया। अब जब भी हम जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर देखते तो हमने यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस पढ़े, एक तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, राइट, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic product and एक externalities, right, and I have given the reason of these three, अगर इकट्ठा भी आ सकता है तो you can write। Next, give the meaning of factor income and factor to abroad and factor income from abroad, factor income to abroad मतलब हमारी income abroad में जा रही है, and from abroad we are getting income from abroad, and we also give an example for it, we have to give example also। factor income to abroad, it is the income earned by a non-resident, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करी है
while working in the domestic market, ठीक है, तो उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसमें क्या याद रखना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में क्या करोगे, नॉन रेजिडेंट आएंगे, ठीक है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करी है, ठीक है, वाइल वर्किंग इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, समझ आया, मतलब दे आर वर्किंग इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एंड दे आर जनरेटिंग इनकम, राइट, देन हम बोलेंगे मे बी दे आर सेंडिंग दैट इनकम टू समवन हु इज इन अब्रॉड, ठीक है, एंड दे आर दी नॉन रेजिडेंट, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, नॉन रेजिडेंट सबको पता है क्या होता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी। एग्जाम्पल, अर्निंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश हु इज वर्किंग इन इंडिया इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब अ पर्सन हु इज फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया, right, and he's working in India, he's earning some income, and that income is factor income to abroad. Next is factor income from abroad, right, income है earned by the resident, difference क्या था, यहाँ पे non resident थे टू में, और from में क्या है, resident, ठीक है, ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे इनकम कहाँ से जनरेट हो रही थी, डोमेस्टिक टेरिटरी से, यहाँ से इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, लाइक इंडियन सिटीजन हु इज वर्किंग इन यूएस, ठीक है, एंड उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, क्लियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस डिफरेंस बता रही हूँ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कौन अर्न करता है, नॉन रेजिडेंट अर्न करता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन अर्न करता है, रेजिडेंट करता है, ये कहाँ करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करता है काम करके, और ये कहाँ काम करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करके इनकम अर्न करता है, ठीक है, समझ आ गया, सो आई एम रीडिंग इट अगेन, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, it is the income earned by non-resident factor of production working in a domestic market. Example, the earning of a profit from Bangladesh who is working in India is factor income to abroad. Next is factor income from abroad. It is the income earned by the resident of a country, right? He's earning that income from the rest of the world. Example, an Indian citizen working in USA earns his salary and this is treated as factor income from abroad, right? I'm clear. Next is distinguish between domestic product and national product, ठीक है, when can domestic product be more than national product, domestic product more than national product कब हो सकता है, ठीक है, पहले डिफरेंस देखते हैं, right, sum total of all factor income generated or produced during an accounting year within the domestic territory of a country is termed as domestic income or domestic product, मतलब ये कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और ऑब्वियसली ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, दे आर प्रोड्यूस एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अब ये रीड करते हैं, सम टोटल ऑफ एल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ये याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम इज जनरेटेड, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी टेरिटरी में हो रही है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, ठीक है, और दूसरी फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, नो मैटर वेयर ही इज अर्निंग दैट मनी, आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी कमा रहे हो, दैट इज नॉट मैटर, दैट इज नॉट अ केस ऑफ मैटर, ठीक है, और ये अकाउंटिंग ईयर में होनी चाहिए, तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं या नेशनल प्रोडक्ट करते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, डोमेस्टिक इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम हो गई इसकी जितनी भी फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नो मैटर वे इज गेटिंग दैट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं से भी उसे मिल रहा हो, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दोनों में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर होगा, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, देन दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम से या नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखना, नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आता है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता लग गया जो हमारी
कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे नेशनल प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। इफ नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड मतलब नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से है, मतलब इनकम पेड टू अब्रॉड is more than income received is negative, the domestic product is more than the national income, ठीक है। अब मैंने बोला था इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यू आर गेटिंग मनी इन इंडिया, ठीक है, एंड इनकम पेड टू अब्रॉड इज यू आर पेइंग टू द नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो जब इनकम पेड टू अब्रॉड इज मोर, ठीक है, पेड टू अब्रॉड इज मोर देन इनकम रिसीव, मतलब कि हमारा इनकम हमें जो रिसीव हुई है, ठीक है, वो कम है, और जो इनकम हमने पे करी है बाहर वो ज्यादा है, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ये क्या होता है कि हमें जो इनकम है बाहर से आ रही है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से आ रही है, जब हमारा ये नेगेटिव है, ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब जो हमें इनकम रिसीव हो रही है, मतलब जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है, देन व्हाट वी आर पेइंग, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, ठीक है, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मोर देन द नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट मीन्स इनकम पेड टू अब्रॉड इज मोर एंड द इनकम वी आर रिसीविंग इज लेस, राइट। Question 15, 16, 17 will be done in next video, 18 will be done in next video, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन में हमने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑलरेडी डन। विच ऑफ दिस इज बेटर ड्यूरिंग इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वाई, मतलब ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार मैं फिर भी रीड कर देती हूँ, और इन दोनों में कौन सी बेटर है जब हम वेलफेयर देखते हैं लोगों का, मतलब इन दोनों से कौन सी जीडीपी इंडिकेट कर रही है लोगों का वेलफेयर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है किसकी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ जियोग्राफिकल रीजन, दैट मीन्स डोमेस्टिक एरिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी क्या होती है, अगेन मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रियल जीडीपी अगर आपको याद हो तो ये बेस ईयर से करी जाती है एस्टिमेट, ये करंट ईयर से करी जाती है एस्टिमेट, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन की थी वो इजी है तो वो ही कर लेना, right? Then nominal value of GDP from different time periods can differ due to change in quantity of goods and services। जो normal value है GDP की वो different time period के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग time period में अलग अलग quantities देखी जाती है goods and services की, ठीक है। जो value है real GDP की, it is adjusted for difference in price level, ठीक है, मतलब कि वैल्यू जो बेस ईयर की है वो कम चेंज होती है क्योंकि उस कांस्टेंट प्राइस पे चेक किया जाता है, ठीक है। वाइल फिगर्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी आर नॉट एडजस्टेड, नॉमिनल जीडीपी की फिगर्स एडजस्ट नहीं करी जा सकती है, ठीक है। रियल जीडीपी की फिगर्स एडजस्ट करी जा सकती है, राइट। नेक्स्ट इज रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, रियल जीडीपी बेटर इंडेक्स है लोगों की वेलफेयर को इंडिकेट करने के लिए, क्यों, जब रियल जीडीपी राइज होती है तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो राइजेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो राइजेस एंड अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इट इज इम्प्लाइंग टू द हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट 20 we have done, sorry we'll do in next video, ये भी सारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट, explain why subsidies are added to indirect tax deducted from domestic product at market price to arrive at domestic product at factor cost। ये वाला क्वेश्चंस आपको तब भी समझ आएगा जब आप न्यूमेरिकल कर लोगे, राइट। सो अगेन दिस क्वेश्चन विल बी डन टुमारो,
23 question will be done tomorrow, right? मतलब in the next video. Next 6 markers में I guess सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं. Yes. So these numericals will be done tomorrow with the question number 23. 23 आपको तभी आएगा समझ जब आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही है कि जब आप जीडीपी एट एमपी को, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम को, दैट इज एनडीपी एट एफसी, अगर जिसने न्यूमेरिकल भी करे हुए हैं, और जब आप एनडीपी एट एफसी को, या सॉरी मार्केट प्राइस है एनडीपी एट एमपी को, आप एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप एनआईटी माइनस करते हैं, ठीक है, और जब आप एनआईटी माइनस कर रहे हैं तो आप उसमें सब्सिडीज को ऐड क्यों करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन until you will do the numericals with me. So I'll be doing numericals tomorrow and I hope I'm clear to you. अगर कोई mistake हो गई हो तो I'm really sorry. I'll going to clear that to you. ठीक है, so if there be any doubt, please comment me in the comment section below so that I can clear your doubts. और अगर किसी टॉपिक पे कोई क्लास लेनी हो, क्रैश कोर्स करना हो, you can message me, DM me, WhatsApp me, call me. My contact details are given below in the description box. So all the best for your boards. अच्छे से पढ़ो, बहुत टाइम है अभी भी, आप ये important questions cover कर लोगे, then you will be able to do well. So see you guys in the next video. All the best.